नमस्कार। तो आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 2, है ना, किस चीज का, जो हम कर रहे थे, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ, क्लास 9, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो चलो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या डिफरेंस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स और एनिमल सेल। और हम पढ़ेंगे फिर ऑर्गेनेलिज के बारे में, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड, मतलब वेल डेवलप्ड हम बोले कि मेम्ब्रेन में नहीं है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। जैसे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल दे रखा है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है जी, जो जो आपके पास एक क्रोमोसोम है या फिर जो आपको जेनेटिक मटेरियल है एज सच पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। लेकिन अब बात करेंगे किसकी बात करें, यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें क्या है, जो आपके पास डीएनए है, जो डीएनए है या फिर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इन ए बाउंडेड मेम्ब्रेन, यानी एक ऑर्गेनल, इसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो हम बोल देते हैं डीएनए, है ना। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या और ऑर्गेनेलिज भी है। ऑर्गेनेलिज मतलब कोई भी जो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जिनका कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये वेल वेल मैनर्ड में और वेल यू कैन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, जो कि नहीं प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में तो, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, तो कुछ और क्लियर हो जाएगा आपको कि जो न्यूक्लियस है, मतलब ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर क्या है, डीएनए या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है प्रेजेंट कहाँ होंगे, जो होंगे ये प्रेजेंट है कहाँ पे, यूकैरियोटिक में, लेकिन एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में। सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर को, लास्ट लेक्चर में यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा था, आप देख लीजिए, लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे हम क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सब कुछ जो है यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट क्या है, यीस्ट क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम उसको यूकैरियोटिक में लेते हैं। ठीक है, सेल साइज वेरीज करता है फ्रॉम 0.5 टू 0.1 टू 5 माइक्रोन, और इसका 10 टू 100 माइक्रोमीटर। कॉम्प्लेक्सिटी ये सिंपल है, लेकिन ये मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं, है ना। अब डीएनए जो है सर्कुलर फॉर्म में होता है मोस्टली, ये लीनियर फॉर्म में होता है और ये पैक्ड होता है इनसाइड द इनसाइड द बाउंडेड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जांपल में बैक्टीरिया और आर्किया, इसमें एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, हम आप सारे जो फंजाई प्रोटिस्ट हैं ये सारे यूकैरियोटिक इन नेचर है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, एनिमल सेल के स्टार्ट हम करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कि लेके चलें कि आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप हो गए, ये जो आउटर इन्वेलप हो गई, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पोर हो गया, जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं यहाँ पे पोर्स हैं, ये पोर है, ये पोर है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चाहिए, कुछ भी अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना हो थ्रू वो पोर से होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे मेनली बायोजेनेसिस होती है राइबोसोम्स की। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। हेट्रोक्रोमेटिन का होता है जो डीएनए क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, और यूक्रोमेटिन के होते हैं वो लूजली पैक्ड, और आप बोलो कि कंपैरिजन टू जो हेट्रोक्रोमेटिन जो कंडेंस पैक है वो लूजली पैक्ड है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते, न्यूक्लियोलस क्या है, लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है किसका, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है मैटर। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स में हम पढ़ते हैं सैप। सैप मतलब इसकी जो अंदर उसको सैप बोल देते हैं, और टोनोप्लास्ट क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है कि और फ्लूइड पार्ट इन द सेल, इनसाइड सेल वी कॉल्ड इट साइटोप्लाज्म। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद अब क्या देखो ना, जब ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, इसके बाद जो स्टार्ट होगी, है ना, वो स्टार्ट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप ये देखे होंगे ना कि अगर ये इन्वेलप है ना, इन्वेलप के साथ ही स्टार्ट क्या हो गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप डॉट 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 कुछ आपको देख रहे हो, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये क्या, ये राइबोसोम अटैच है। जिसपे तो राइबोसोम अटैच है उसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जिसमें नहीं है उसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम बाउंडेड टू द आरईआर, है ना, उसको बोलते, जो बाउंडेड है उसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्म, में नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। ठीक है, जैसे ये वाला अगर आप पार्ट देखो उसमें नहीं है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि इट इज
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ओके, फिर आते हैं हमारे पास सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, ये जो हमारे पास दिख रहा है सेंट्रोस्फेयर पार्ट आ गया। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहता है ये जैसे साइटोस्केलेटन है, जैसे मान लो कि सेंट्रियोल का पार्ट है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि हेल्प करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं। फिर गोल्जी एपरेटस आ गया। गोल्जी एपरेटस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नियर बाई होती है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, इट इज लाइक ट्रांसपोर्ट, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ये किसने भी कोई भी वेसिकल जानी है, कोई भी सिक्रीशन करनी है, तो वो थ्रू गोल्जी एपरेटस होके जाती है मोस्टली। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अभी देख रहे होंगे ये गोल्जी एपरेटस है, ये जो गोल्जी वेसिकल बने, मतलब जो गोल्जी वेसिकल में क्या है, ये इनके साथ इनके अंदर पैक्ड है। पैक्ड क्या है, कोई मटेरियल है, जैसे मान लो कि सेल मेम्ब्रेन जो है बननी है, उसके लिए जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी वेसिकल हो गई। ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल भी कहाँ से, गोल्जी एपरेटस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो स्ट्रक्चर उसकी मेंटेन करके, ठीक है, थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद आगे हमारे पास ये देख रहे हो आप, ये एक वर्ड आ गया एक्सोसाइटोसिस। मतलब अगर कुछ चीज रिलीज हो रही है फ्रॉम द सेल, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर वो सेल इनसाइड ले रहा है उसको, मतलब इनगल्फ कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ओके, अब यहाँ पे देखो ना, फेगोसोम। फेगोसोम क्या है, एक पर्टिकुलर राउंड शेप एक वेसिकल है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना, तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि कोई भी पार्टिकल जो है ना, उसको मेम्ब्रेन ने यहाँ से कैप्चर करिए। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल देख रहे होगे, ये मेम्ब्रेन ने कैप्चर किया, उसको अल्टीमेटली क्या बना दिया उसने, एक वेसिकल बना दिया, इसको हमने फेगोसोम बोल दिया। ठीक है, पिनोसाइटोसिस हम बोलेंगे, जैसे सेल ड्रिंक, है ना, अगर कोई मान लो इसमें लिक्विड पार्ट है तो हम बोल देंगे पिनोसाइटोसिस। ओके जी। ओके, तो सेल ड्रिंकिंग के लिए पिनोसाइटोसिस बोल देंगे, जहाँ पे कोई भी फ्लूइड पार्टिकल वो अब इनटेक कर लेता है। ठीक है जी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया कि अगर उसमें कोई ना हो, जैसे इसके ऊपर देखोगे आप, कोई भी राइबोसोम अटैच है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। और ये देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है ये पेरिफेरल में है ना, ये मेम्ब्रेन के पास है, लेकिन जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पे मोस्टली, ये है कहाँ पे है, ये नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, यूजली नियर द सरफेस, ये सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अगर मान लो कोई, जैसे मान लो इसने इसने यहाँ पे फेगोसाइटोसिस हुआ है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस में क्या है, तो कोई भी पार्टिकल को ये इंगल्फ कर लेते हैं। और मोस्टली क्या होता है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये फ्यूज होता है विद लाइसोसोम। उसके बाद जो भी इनसाइड ये फेगोसाइटोसिस को इनसाइड जो भी मटेरियल होगा, ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में मोस्टली चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, किस केस में, प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। और ये सैप वैक्यूल क्या है, ये थोड़ा इसका साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू द वैक्यूल जो हमने देखा था एनिमल सेल में। ठीक है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन को भी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें क्रोमेटिन है, ये क्या है, जो क्रोमेटिन बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है ना। ठीक है, तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाएगा। उसके न्यूक्लियर एनवेलप आ गई, गोल्जी एपिटस आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही हमने पढ़ा। और इसमें क्या एक सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा, जो कि एनिमल सेल में मोस्टली नहीं देखी गई है। ठीक है, और इसमें आ गया, उसके बाद आ गया मिडिल लैमेला, जो कि बिल्कुल मिडिल है। फिर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला और उसके सेल वॉल। ठीक है, ये जैसे हमने पोर बोला था, न्यूक्लियर प्रोटीन है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मा है। ठीक है जी, जो कि पोर है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या है इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, प्लास्टिड जो है इसमें एब्सेंट है। ठीक है, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है प्लांट सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होगा, गोल्जी भी दोनों में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइसोसोम क्या है, अनकॉमन है, लेकिन मतलब देखी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉमन होती है एनिमल सेल में। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स क्या देखा हमने, सैप वैक्यूल जो प्लांट केस में बहुत बड़ा था और यहाँ पे छोटा सा था। ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज में, चलते हैं। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिज जो हमने पढ़नी है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में ध्यान से देखना, न्यूक्लियस पोर है जहां से मैंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जहां पे बायोजेनेसिस होनी है, राइबोसोम की, मतलब राइबोसोम सिंथेसिस होगी। क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है ये आप देख रहे हो, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के सारा क्रोमेटिन है, जिसमें डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा। ठीक है, और ये राइबोसोम अटैच है
किसमें, देखो मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम भी अटैच है, और उसके बाद क्या है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन जा रही है। देखो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके ऊपर की राइबोसोम अटैच्ड है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद जो स्टार्ट हो जाती है आरईआर स्टार्ट होती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप को तीन पार्ट में डिवाइड किया, आउटर, इनर और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब कि अंदर वाली मेम्ब्रेन और बाहर वाली मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने अभी जो डिस्कस किया, ठीक है, तो न्यूक्लियस में बेसिकली होगा मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनेल होती है, जिसमें क्या क्रोमोसोम होगा। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक बोल देते हैं कि जो डीएनए की सुपर कॉइल्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें होल होंगे जिसको न्यूक्लियर पोल पर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए यूज होगा। फिर हमने बोला कि यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियस है जो कि क्या कहता है बायोजेनेसिस, मतलब सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, है ना, वहां पे होगी। अब क्रोमेटिन जो फाइबर क्वाइल्ड फॉर्म होगी, जैसे जो क्रोमेटिन है ना, ये क्वाइल्ड फॉर्म के क्रोमोसोम बनते हैं। सेम थिंग है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, एक प्रोटोप्लास्ट है, मतलब कि लिक्विड है, थिक लिक्विड है जो कि प्रेजेंट होगा इनसाइड है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये पॉइंट रिपीट है, ये वाला ऊपर वाला। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे 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 जो बीड्स हैं, जो छोटे छोटे जो एक डॉटेड से दिख रहे हैं, ये आपको क्या है, ये राइबोसोम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये स्मूथ हो गया, ये हमारे पास रफ हो गया। ठीक है, तो स्मूथ कौन सा आ गया, ये हमारे पास स्मूथ है और ये रफ है। ठीक है, क्लियर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, ट्यूब्स हैं और शीट्स का। ठीक है, मैं अभी देखेंगे, इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ओब्लॉन्ग बैग्स वेसिकल्स की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो स्मूथ में और डिफरेंस में रफ में क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, किसका बना होता है, क्रिस्टीन, ये है सिस्टीन के बने होते हैं, सिस्टर्निया, और इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी, प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस, और इसके लिए क्या होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और स्टीरॉयड सिंथेसिस। अब इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, स्फेरोसोम और ऑलियोसोम सिंथेसिस में हेल्प होता है। इट इज इंटरनल कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पोल, जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियर पोल से कनेक्टेड होता है, जब हमने देखा था एक पेरिफेरियम प्लाज्मा लेमा से कनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मो जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन, अगर आपने देखा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये देख रहे हो आप, दिस वन, ओके, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो ये है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे, नियर द न्यूक्लियर है ना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नियर द पेरिफेरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या आता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या है, राइबोफोरिन प्रेजेंट। तो राइबोफोरिन क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं राइबोसोम को बाइंड के लिए। ठीक है, उसको राइबोफोरिन बोल देते हैं। ठीक है, तो राइबोफोरिन क्या है, राइबोफोरिन क्या है, कुछ एक ग्लाइको प्रोटीन स्ट्रक्चर है। राइबोफोरिन क्या है, ग्लाइको प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे नहीं होते हैं। क्योंकि देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या है, आरईआर में क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम कहाँ बाइंड कर रहे हैं, मोस्टली राइबोफोरिन पे, लेकिन यहाँ पे राइबोफोरिन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट मे बी डेवलप फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इट डेवलप फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा था ना अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो गए, है ना। ठीक है, रफ में क्या था, राइबोसोम थे, लेकिन स्मूथ में नहीं थे। ओके, अब चलते हैं गोल्जी एपेरेटस के पास। तो गोल्जी एपेरेटस क्या, इट इज आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जाई भी बोल देते हैं। ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनली है। ठीक है, प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जैसे फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है,
ये देखो ये है गोल्जी एपरेटस, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी किसके नियर बाय है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। इसका होता है सिस फेस, जो कि ये है सिस फेस, मतलब जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसको सिस फेस बोल दिया, और जो ये वाला ये बोल दिया ट्रांस फेस, ठीक है। ये याद रखना। अच्छा एक स्ट्रक्चर भी देख लो, यहाँ पे मिस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने बोला कि ये पे क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है, पूरा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिस्टीन स्पेस इसको बोल देते हैं, और जो ये है ना, ये वाले, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये जो चीज है, ये ऐसे जो फोल्डिंग हो रखी है, ठीक है, ये जो फोल्डिंग हो रखी है, इसको बोलते हैं हम सिस्टने, सिस्टने, ओके। उसके बाद ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे, जहाँ पे राइबोसोम, अगर यहाँ पर आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके जी। चलो बैक चलते हैं गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस में क्या था, गोल्जी एपरेटस में ने बोला कि सेलुलर ऑर्गेनेल मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। याद रखना कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग करेगा, जैसे हमने बताया था कि क्या बनते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बन रहे हैं, जैसे हमने बोला कि ये कुछ इस तरह का था स्ट्रक्चर कुछ, है ना। तो हमने बोला कि यहाँ पे गोल्जी एपिटस में छोटे छोटे वेसिकल, जिसको सिक्रीटरी वेसिकल बोल रहे थे, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वेसिकल क्या करते हैं, सिक्रीट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन होती है एंड लिपिड मॉलिक्यूल, एंड बिफोर दे सेंड टू द डेस्टिनेशन, मतलब पैकेजिंग कहाँ हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है गोल्जी एपिटस, इस करके इसको हमने पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज विच वन इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ ए सेल, यू कैन से गोल्जी एपिटस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग और आगे इनको भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। देखो ये है गोल्जी एपिटस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोल दिया हमने सिस फेस, ठीक है। जैसे ये अगर आप देखोगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये गोल्जी एपिटस आ गया, ठीक है। अब ये हो गया सिस फेस, ये हो गया ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस किसकी तरफ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेस की तरफ, और जो ट्रांस फेस होगा वो अवे फ्रॉम, मतलब उसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे देखोगे ना, हमने वेसिकल्स निकल रही हैं, ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल है सेक्रेटरी वेसिकल, और ये जो पार्ट देख रहे हो आप ऐसे फोल्डेड, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्निया, ठीक है। और ये है ल्यूमेन, ठीक है जी, ये आ गया। अब जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये कहाँ से आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है। तो ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ आएंगी, ये आएंगी गोल्जी एपिटस, जिस जहाँ पे इसके अंदर जो भी सामान, जैसे जो भी मटेरियल होगा, मान लो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होकर क्या होगा, इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू द सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक ये वेसिकल गया इधर, जिसने कि ट्रांसपोर्ट किया मटेरियल को, यहाँ पे ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, पैक हुआ ट्रांसपोर्ट वेसिकल से, और ये थ्रू डिफरेंट डिफरेंट साइट में चले गया सेल के, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि ये इनसाइड द सेल के गया, फिर ये गया इधर, ये गया इधर, ठीक है। और जो कि लाइसोसोम बन रहा है, लाइसोसोम क्या है, इट इज कंबाइंड, यू कैन से लाइसोसोम क्या होता है, दोनों एक कंबाइंड एक्शन से बनता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ सॉरी गोल्गी एपरेटस में, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस को हमने बोल दिया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्निया, ओके। सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी जो है, इट इज, हमने जैसे हमने बोला कि इट्स अ मटेरियल सिंथेसिस नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। क्या होता है यहाँ पे, पैकिंग होगी और डिस्पैचमेंट होगी, कहाँ पे, अलग अलग साइट्स में ऑफ सेल में। इट फंक्शन एज अ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि जैसे ये आप एक जैसे लो, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। इस अब इसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन होगी किसकी, जो भी ट्रांस, मान लो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इसकी मॉडिफिकेशन होगी, फिर वो पैक होकर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ किसकी डेस्टिनी होगी, ठीक है। अब जो आ, उसके उसके बाद हमारे ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, जो एंड ऑफ दीज गोल्जी एपरेटस है ना, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ये जो आप देख रहे हो, ये ट्यूब्यूल्स है। बेसिकली ये क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स और एसोसिएटेड वेसिकल्स एंड एस्ट्रोमोजिंग ट्यूब्यूल्स, मतलब जो जहां निकले हुए हैं, ये देखो, ये ज्वाइन कर रहे हैं वेसिकल्स को, एक वेसिकल को दूसरी वेसिकल से ज्वाइन करें, दैट इज ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो है, ये ट्यूब्यूल्स है, मतलब एंड पोर्शन जो है वो ट्यूब्यूल्स होगा, ठीक है। इसका 30 to 15 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा, ठीक है। अब बातें वेसिकल्स में, वेसिकल्स में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल है, जैसे मान लो कि 16 नैनोमीटर डायमीटर होती है, तीन तरह की होती है, ट्रांजिशनल वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड
क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। जो ट्रांजिशन वेसिकल है ये आ रही है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, कहाँ से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द माइग्रेट एंड कवर्ड द सिस फेस। मैंने वही बताया कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास फेज होगा उसको सिस फेस बोल देंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवे होगा उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, वेसिकल बनाया, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रही है, सिस फेस में। ठीक है, अब क्या होती है, वेयर दे कोलैसेस टू फॉर्म एन न्यू सिस्टम, जहाँ पे कोलैप्स करके न्यू सिस्टम बना देती है, और इसके अंदर जो भी मान लो कुछ मटेरियल है, कुछ पैक्ड होके आया, तो यहाँ पे वो आता है और उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। सिक्रेटरी वेसिकल क्या होती है, इसकी वेरिएट साइज वेरिएशन होती है। ठीक है, ये करते हैं, ये जैसे आप देख रहे हो सिक्रेटरी वेसिकल, ये बेसिकली क्या है, ये जो वेसिकल है इनके अंदर फर्दर कुछ कंपाउंड होंगे जो कि इसके, जैसे मान लो कि अभी पहले क्या हुआ, हमने बोला कि ट्रांजिशन वेसिकल है, ट्रांजिशन वेसिकल के अंदर कुछ सामान पैक्ड हो गया, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इनकी मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन के बाद सिक्रेटरी वेसिकल से सिक्रीट हो गए और ये टारगेट हुए कोई पर्टिकुलर अपनी साइट पे। ठीक है, उसके बाद क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। क्लैथरिन कोटेड क्या है, क्लैथरिन एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जो कि जिसके लिए कोई फिक्स मतलब क्लैथरिन का कोई फिक्स्ड इसके लिए रिसेप्टर होगा किसी भी सेल के अंदर, मान लो कोई टारगेट सेल है उसके ऊपर क्लैथरिन के लिए रिसेप्टर, तो ये जो सेल है ना, जो क्लैथरिन कोलेसिस के अंदर जो भी सामान होगा, जो भी कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो क्लैथरिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और ये जो इसके अंदर होगा उसको वहां उस सेल को डिलीवर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम लाइसोसोम के ऊपर। ओके, लाइसोसोम के एक हाइड्रोलिटिक ऑर्गेनेलिज है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो कि किसी भी इनकमिंग, जैसे मान लो कि सेल है, ठीक है, सेल में क्या हो, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, उसने उसको इनगल्फ कर दिया, फैगोसाइटोसिस कर दिया। अब लाइसोसोम प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसकी फ्यूजन कर देंगे लाइसोसोम के साथ, जिसके कारण जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया होगा उसको वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो लाइसोसोम के किससे बनता है, मैंने बनाया कि कंबाइंड प्रोडक्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपेटस का, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी एंटर करता है सेल, सच एज बैक्टीरिया, फूड, कुछ भी हो गया, वो कहता है लाइसोसोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, और उसके अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे, जो भी होंगे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, और बैक्टीरिया तो उसको डेड कर दे, किल कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, कई बार सेल के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, ये ब्रस्ट हो जाता है। जब लाइसोसोम ब्रस्ट हो गया, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो पूरा का पूरा सेल क्या होता है, वो भी खत्म हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, कोई फूड पार्टिकल था। ठीक है, इस फूड पार्टिकल क्या हुआ, इनगल्फमेंट हुई, इसकी एंडोसाइटोसिस होगी, उसके बाद क्या हुआ, लाइसोसोम के साथ क्या हुआ, ये फ्यूज हो गया, फ्यूज के बाद के जितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, इसको करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो लाइसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेलिज, तो ये सुसाइडल बैग आ गया। ठीक है, उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी, जो कि एनर्जी के लिए यूज होती है। मतलब अगर बोलूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी और यूनिट करेंसी ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। ठीक है, तो इसका इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड फॉर्म में। ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में होगा तो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंजाइम एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये अगर मैट्रिक्स सिस्टीन, ठीक है, क्रिस्टिया, उसके इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, मैट्रिक्स ग्रैनुल आ गया और राइबोसोम हो गए। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। द फोल्ड इंक्रीज द सरफेस फॉर एटीपी जनरेटिंग chemical reaction. ATP is known as energy currency of the cell. Mitochondria have their own DNA and ribosome. अब आते हैं हम प्लास्टिड के पास। प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल के पास। तो इसके इसके पास भी अपना ही डीएनए, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ग्रैनम क्या है, एक मान लो एक दो तीन चार, एक बंडल को हम ग्रैनम बोल देते हैं। बंडल किस चीज का, थैलेकोइड के बंडल को हम ग्रैनल बोल देते हैं, थैलेकोइड, इसको हम थैलेकोइड बोल देते हैं। ठीक है, तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन ये दिखा रखी है और ल्यूमेन दिखा रखा है। ठीक है, बेसिकली ये जो एक पर्टिकुलर है, एक आप राउंड शेप में देख रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रैनम, कुछ इस तरह का। ये एक सिंगल ग्रैनम है, ये एक एक ग्रैनम जो कॉइन शेप में दिख ग्रैन है ना, सॉरी, ये थैलेकोइड, थैलेकोइड कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ग्रैनम, ये पूरा एक यूनिट को हम ग्रैनम बोल देते हैं। ठीक है जी, ये स्ट्रोमा आ गया, स्ट्रोमा जो से लिक्विड, जो भी इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो, स्ट्रोमा बोल देंगे। ठीक है, अब इसकी होगी, ये होगी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन, और बीच में स्पेस आ गया, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और उसके राइबोसोम आ गया, प्रोस्टोग्लोबिना, ग्लोब्यूल आ गए। अब चलते हैं कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे जैसे हमने बोल दिया, इट इज से एटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, तो ये करता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन करता है किसकी, पोलर
पोलर लैमेलर बॉडीज प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, है ना, तो ये पिगमेंट सिंथेसिस में हेल्प करता है जो क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस में करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड सिंथेसिस में करता है। जो अमाइलोप्लास्ट है स्टोरेज के लिए करेगा, किसके, स्टार्च और शुगर के लिए। जो एलियोप्लास्ट है वो स्टोरेज करेगा लिपिड्स और ऑयल को। इसी तरह से जो प्रोटीनोप्लास्ट है करेगा साइट ऑफ एंजाइम और प्रोटीन एक्टिविटी। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको समझ आएगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।